न्यूज नंबर 1। जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या, प्रशासन अलर्ट पर। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक की समस्या लगातार गंभीर रूप ले रही है। शहर के प्रमुख इलाकों टोंक रोड, अजमेर रोड, झोटवाड़ा, वैशाली नगर और मानसरोवर में रोजाना सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कामकाजी समय में तो कई जगहों पर 1-1 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जयपुर में प्रतिदिन करीब 25 लाख से अधिक वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जबकि सड़कों की क्षमता केवल 15 लाख वाहनों की है। ऐसे में पार्किंग की कमी, अतिक्रमण और अनियंत्रित ई-रिक्शा समस्या को और बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने अब विशेष ट्रैफिक सुधार अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही आम लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक वाहन न निकालें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। वहीं आम नागरिकों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और बस रूट बढ़ाए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से अतिक्रमण हटाने और मेट्रो के दूसरे फेज को जल्द शुरू करने की मांग की है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक 10 नए फ्लाईओवर और अंडरपास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाएगी। ट्रैफिक विशेषज्ञों के मुताबिक यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले 5 वर्षों में जयपुर देश के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शामिल हो सकता है। न्यूज नंबर 2। राजस्थान बोर्ड परिणामों में गड़बड़ी का खुलासा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की प्रतिष्ठा पर उस समय सवाल उठ गए जब हाल ही में परीक्षा परिणामों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जांच में पाया गया कि करीब 1235 छात्रों के अंकों को गलत दर्ज किया गया था। कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में सही अंक नहीं जोड़े गए, जिसके बाद बोर्ड ने आंतरिक जांच शुरू की। इस गड़बड़ी के चलते कई छात्रों का कॉलेज में एडमिशन रुक गया और कुछ की मेरिट सूची से नाम ही गायब हो गया। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार ये तकनीकी गलती सॉफ्टवेयर में अपडेट के दौरान हुई। हालांकि शिक्षाविद इसे लापरवाही का मामला मान रहे हैं। अब बोर्ड ने विशेष समिति गठित कर दोबारा मूल्यांकन के आदेश जारी किए हैं। जो छात्र प्रभावित हुए हैं उन्हें पुनर्मूल्यांकन शुल्क से छूट दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है और शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए परिणाम प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और ऑडिट आधारित बनाया जाएगा। न्यूज नंबर 3। किसानों के लिए राहत, इनपुट सब्सिडी को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 में भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने 7.63 लाख किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। यह सहायता राज्य आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी। सबसे अधिक प्रभावित जिले झालावाड़, टोंक, बूंदी, भरतपुर, डीग और धौलपुर हैं। इन क्षेत्रों में बाढ़ और जल भराव के से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। प्रत्येक पात्र किसान को फसल क्षति के अनुपात में 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। कृषि विभाग ने दावा किया है कि भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन मांग की है कि नुकसान के सही सर्वे के बिना कुछ किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। विपक्ष ने कहा है कि राहत राशि वास्तविक नुकसान की तुलना में कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 10 दिनों में सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। न्यूज नंबर 4। उदयपुर में रहस्यमयी बीमारी से 500 से अधिक भैंसों की मौत। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक रहस्यमयी पशु रोग ने तबाही मचा दी है। अब तक करीब 500 भैंसों की मौत हो चुकी है, जिससे किसानों को 21 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। पशुपालन विभाग के अनुसार ये बीमारी त्वचा पर गांठें और तेज बुखार पैदा करती है, जो लंपी स्किन वायरस से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। विभाग ने प्रभावित गांवों में पशु आवागमन पर रोक लगाई है और टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और सरकारी टीमें हर गांव तक नहीं पहुंच पा रही। राज्य सरकार ने मृत पशुओं के मालिकों को मुआवजा देने की घोषणा की है, प्रति भैंस 40,000 रुपये की दर से। विपक्ष ने सरकार पर प्रतिक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान को अब स्थायी एनिमल डिजीज कंट्रोल सेंटर की जरूरत है। न्यूज नंबर 5। जयपुर हादसा, स्कूल जा रहे 3 बच्चों को पिकअप ने कुचला। राजधानी जयपुर के वार्ड नंबर 50 में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। 3 स्कूली बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में 2 मासूमों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से तेजी से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। इस हादसे से इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और बच्चों के परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। जयपुर में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए नगर निगम ने स्कूलों के आसपास स्पीड लिमिट जोन लागू करने की योजना बनाई है। न्यूज नंबर 6। नीट यूजी प्रवेश में गड़बड़ी, 8 कॉलेजों पर जांच शुरू। राजस्थान में नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि राज्य के 8 निजी मेडिकल कॉलेजों ने छात्रों से तय सीमा से अधिक फीस वसूली है। शिक्षा विभाग की टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि कुछ कॉलेजों ने मेरिट लिस्ट में मनमानी कर सीटें ऊंची फीस पर बेच दी। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार शिकायतें कई जिलों से आई थीं। विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा के कॉलेजों पर आरोप लगे हैं। छात्रों ने बताया कि कॉलेजों ने मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाखों रुपए अतिरिक्त मांगे। राज्य सरकार ने तुरंत जांच समिति गठित की है, जिसमें आयकर विभाग और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। जांच पूरी होने तक संबंधित कॉलेजों के एडमिशन रोके गए हैं। वहीं छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। अभिभावक संघ ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा अब व्यापार बन चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषी कॉलेजों के खिलाफ मान्यता रद्द की जाए और छात्रों को न्याय मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई भी संस्था छात्रों का शोषण नहीं कर सकती। राज्य सरकार पारदर्शी और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीट काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना बना रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से राजस्थान की मेडिकल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास को गहरा झटका लगा है। ये घटना प्रशासनिक सतर्कता और संस्थागत पारदर्शिता दोनों के लिए चेतावनी है। न्यूज नंबर 7। जयपुर में बढ़ते प्रदूषण पर निगरानी तेज। राजधानी जयपुर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार 275 से ऊपर दर्ज हो रहा है, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे लोगों में सांस और आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर एंटी स्मॉग ड्राइव शुरू की है। इसके तहत सड़कों की धूल कम करने के लिए पानी की छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर सख्ती और निर्माण स्थलों पर डस्ट कवर लगाना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि जयपुर में वाहनों की संख्या और धूल प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। शहर में प्रतिदिन 12 टन से अधिक धूल और धुआं वातावरण में मिल रहा है। प्रशासन ने 20 से अधिक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं ताकि लगातार डेटा मिल सके। वहीं नागरिक संगठनों ने सुझाव दिया है कि सरकार स्कूलों और दफ्तरों के समय में बदलाव करे ताकि ट्रैफिक जाम से उत्पन्न प्रदूषण कम हो सके। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 महीने बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सुबह के समय आउटडोर एक्सरसाइज से बचने की अपील की है। न्यूज नंबर 8। जोधपुर में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान के जोधपुर जिले में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में सफेद चादर बिछ गई। किसानों की बाजरा, मूंग और अरहर की फसलें बर्बाद हो गईं। कृषि विभाग की टीम ने प्रारंभिक सर्वे में बताया कि जिले के लगभग 400 से अधिक गांवों में फसलों को 60% तक नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजे की मांग की है। स्थानीय किसान संघ ने कहा है कि लगातार बदलते मौसम ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पहले सूखा, अब ओलावृष्टि, दोनों ने उत्पादन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार ये ओलावृष्टि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है और अगले 48 घंटे तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड सर्वे के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि किसी भी किसान को नुकसान की भरपाई से वंचित नहीं किया जाएगा। राहत कोष से मदद जल्द जारी की जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान खेतों से पानी तुरंत निकालें ताकि फसल की जड़ों को सड़न से बचाया जा सके। न्यूज नंबर 9। कोटा में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर हाईटेक निगरानी। राजस्थान बोर्ड ने 2025 की परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोटा सहित राज्य भर में के परीक्षा केंद्रों पर इस बार हाईटेक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार हर परीक्षा केंद्र में 8 से 10 कैमरे लगाए जाएंगे जो लाइव फीड सीधे बोर्ड मुख्यालय अजमेर भेजेंगे। इस तकनीक से नकल रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट पिछले सत्र में 10 केंद्रों पर सफल रहा था। अब इसे राज्य के सभी 6000 केंद्रों पर लागू किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पहल से न केवल परीक्षा प्रक्रिया सुधरेगी बल्कि विद्यार्थियों में विश्वास भी बढ़ेगा। वहीं कई स्कूल प्राचार्यों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या के कारण लाइव फीड में बाधा आ सकती है। इसके समाधान के लिए सैटेलाइट कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2026 से पूरी परीक्षा प्रक्रिया एआई आधारित निगरानी प्रणाली से संचालित हो। न्यूज नंबर 14। बीकानेर में पानी की किल्लत, लोग परेशान। बीकानेर शहर पिछले 3 दिनों से भीषण जल संकट झेल रहा है। शहर के कई इलाकों में नल सूखे हैं और लोग पानी के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार इंदिरा गांधी नहर में मरम्मत कार्य चलने से पानी की सप्लाई बाधित हुई है। शहर के वार्ड नंबर 12 से 40 तक के इलाकों में टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरम्मत कार्य की जानकारी पहले नहीं दी गई, जिससे लोगों को पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग ने दावा किया है कि अगले 24 घंटे में आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन के लीकेज और पंप हाउस की सफाई पूरी की जा रही है। इधर नगर निगम ने 20 अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की है और अस्पतालों, स्कूलों और आपात स्थानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बीकानेर जैसे मरुस्थलीय शहरों को भविष्य में पानी बचाने के लिए रिसाइकिल वाटर प्रोजेक्ट अपनाना होगा, वरना ऐसी स्थिति बार बार पैदा होगी।